नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। भारत के कई ऐसे अस्पताल हैं जो खबरें आ रही हैं जहां पर लोग ज्यादा टीका इसलिए भी नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि अब मुफ्त टीके भी आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन निजी अस्पताल में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अब स्पुतनिक वी के जो उनके ऑर्डर थे उनको कैंसिल करना शुरू कर दिया है। दरअसल स्पुतनिक वी की दिक्कतें बस महज यही नहीं है, बहुत सी दूसरी दिक्कतें उसको लेकर जुड़ी हुई हैं, जैसे कि उसके लिए बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है कोल्ड स्टोरेज के लिए, उसे रखने में दिक्कतें आती हैं, उसकी डिमांड लो है और यही वजह है कि निजी अस्पतालों में इसको लेकर ज्यादा उत्साह नहीं है। ये अगर आप एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन कोविशील्ड हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है उससे करीब 47% ज्यादा महंगी भी है। इस सब के अलावा WHO ने अब तक इसको मान्यता नहीं दी है। तो भारत में जो टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है उसमें से 2 वैक्सीन्स को अब तक WHO की मान्यता नहीं मिली है। हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं अनीता चंद्रा और साथ में डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंद्रा, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। स्पुतनिक वी को WHO और EMA की जब तक मान्यता नहीं मिलती है, एक चिंता की बात यह भी है कि ट्रैवल मुश्किल हो जाता है। जो लोग भारत में कोवैक्सीन लगवा रहे हैं और स्पुतनिक वी लगा रहे हैं उनके लिए आगे जाकर बाहर जाना, कुछ देशों में जाना दिक्कत हो सकती है। तो कितना जरूरी है WHO का अप्रूवल वैक्सीन के लिए? ये बहुत ही जरूरी है बिकॉज स्पुतनिक एंड कोवैक्सीन जब तक नहीं अप्रूवल मिलेगा उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। यू कैन नॉट क्रॉस दी बॉर्डर्स, कहीं पे भी नहीं जा सकते। इवन टूरिज्म के लिए भी, ट्रैवल, नौकरी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के लिए भी नहीं आप जा सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द अथॉरिटीज शुड अप्लाई फॉर अप्रूवल। WHO से अप्रूवल लेना चाहिए। और स्पुतनिक भी रशियन मैन्युफैक्चर्ड, मार्केटेड बाय डॉक्टर रेड्डीज इंडिया में, ये दोनों वैक्सीन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। अभी तुरंत उन लोगों को जो डेटा चाहिए सबमिट करके और हमको अप्रूवल चाहिए। अनटिल एंड अनलेस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप इंटरनेशनल कुछ ट्रैवल, कुछ बिजनेस, एजुकेशन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर भाटी, WHO की आपत्तियां क्या हैं? क्यों नहीं कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी को अप्रूवल मिल सकता? आखिरकार एक बड़ी पॉपुलेशन पे लगाई जा रही है। कोवैक्सीन को भारत में ही नहीं कई देशों में लगाया जा रहा है, स्पुतनिक वी को भी कई देशों में, बल्कि EU के कुछ देशों ने इसे अपने आप मंजूरी देके लगाना शुरू किया है। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि अभी कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो उसका फेज 3 का जो ट्रायल वाला डेटा था वो भी सबमिट होना था, पर वो भी डेटा की अगर हम बात करें तो लगभग काफी बड़ा सैंपल साइज था, उसमें 25,000 से ज्यादा का सैंपल साइज था। और वैसे हम ग्राउंड लेवल पे भी देखें तो जैसा आपने बताया कि लगभग 20 करोड़ डोजेस उसके हिंदुस्तान में लग चुकी है और रियल टाइम डेटाबेस हम देखें तो उसका ग्राउंड लेवल पे एफिकेसी काफी ज्यादा देखी गई है। और सेकंड डोज भी उसकी लगाने के बाद जो थर्ड फेज का ट्रायल है उसमें 77.8% उसकी एफिकेसी है। और आप ये देखिए कि गंभीर बीमारियों से वो 93% तक बचाती है। और इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट पे भी उसकी एफिकेसी देखी गई है। अब ग्लोबल वैक्सीनेशन की जब तक हम बात करें तब तक हमारी इंडियन वैक्सीनेशन इस तरह से WHO से अप्रूव नहीं होगी तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट ग्लोबली भी पड़ेगा। अभी जो 5 अक्टूबर वाली मीटिंग है, हम समझते हैं कि इसके अंदर जिस तरह से जो भी डिजायर्ड डेटा है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, क्योंकि WHO का 5 स्टेप का एक प्रोसेस होता है ये पूरा, जिसके अंदर अप्रूवल दिया जाता है। क्योंकि कोवैक्सीन का डेटा भी जो थर्ड फेज का था काफी बड़ा डेटा था, तो मे भी शायद इस वजह से कि भी इसमें ज्यादा समय लग रहा है। और जहां तक स्पुतनिक वी की बात करें, स्पुतनिक का अगर हम बात करें तो इंडिया में उतनी ज्यादा उसकी डोजेज नहीं लगाई गई है। मेन जो प्रीडोमिनेंट हमारी वैक्सीन है वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, पर जैसा कि अभी बताया कि स्पेसिफिकली ये इम्पैक्ट कर रही है हमारा मतलब स्टूडेंट्स को, बिजनेस ट्रैवलर्स को, अगर WHO से अप्रूवल मिलने में देरी होती है। तो इसके अलावा एक चीज और है, जिस तरह से हम वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के अंदर है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको भी थोड़ा बढ़ावा देती है। तो इसलिए हमें इसका जल्द से जल्द इसके अप्रूवल को लेकर इसके लिए फॉलोअप लेना जरूरी है। जी डॉक्टर चंद्रा, कोई भी वैक्सीन जब आती है तो उसको
WHO की तरफ से अप्रूवल का क्या प्रोसीजर होता है, और WHO का अप्रूवल, इसका लीगली कोई आधार है क्या? इसका होना ना होना किसी वैक्सीन को मार्केट करने या उसको बेचने या उसको लगाने पे इसका कोई असर पड़ता है? या देखिए क्या है, ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जैसे हम लोग इंडिया में है ना, इनटू क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर लास्ट 20 इयर्स, तो हमारा यहाँ पे एपेक्स बॉडी का नाम है DCGI, दैट इज द ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया। कहीं भी न्यू ड्रग्स और वैक्सीन सब आएंगे, वो उनके अप्रूवल के बिना इंडिया में मार्केट भी नहीं हो सकता है, लगा भी नहीं सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं, इट हैज टू बी अंडर द ब्रॉड हेडिंग रेस्ट्रिक्टेड यूज इन क्लिनिकल ट्रायल, तो दैट इज DCGI। फेज 1 चाहिए, प्री क्लिनिकल चाहिए, फेज 1 चाहिए, फेज 2 चाहिए, फेज 3 डेटा कमिटी के पास आपको प्रेजेंट करना है। अगर वो सेटिस्फाइड होंगे, दे विल गिव अप्रूवल। यही प्रोसीजर है और ये काफी दिन से इंडिया में चल रहा है, एंड वी हैव अ रोबस्ट बॉडी, एंड आई एम डूइंग क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन कैंसर ड्रग्स, इट इज रनिंग स्मूथली। नाउ अभी वैक्सीन जब आए, वी आर इन अ पैंडेमिक, हमको जल्दी करना है। इतना देर से अप्रूवल तो इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत आदमी का मौत हो जाएंगे। तो DCGI हैज एक्सेलरेटेड द प्रोसेस। यस, कोई वैक्सीन अभी तक इंडिया में यूज नहीं हुआ विदाउट इट्स अप्रूवल बाय DCGI। यू कैनॉट मार्केट, यू कैनॉट गिव, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर इंडिया में इसका अप्रूवल मिल गया, इंडिया में सबको दे सकते हैं। नाउ WHO के बारे में, सब वैक्सीन मार्केट करने के लिए सब समय WHO का यू डोंट नीड अप्रूवल। लाइक इनिशियली व्हेन वी डिड कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, अपना कंट्रीज में अपना अप्रूवल लेकर के शुरू करना है, ठीक। बट अगर आप ग्लोबली देखना चाहते हैं, यू वांट अ ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी इन वैक्सीनेशन, इट्स लाइक अ वैक्सीन पासपोर्ट चाहिए, तब WHO के पास जाना चाहिए कि बोलना है कि ये हमारे देश का वैक्सीन है, यही रिजल्ट है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, साइड इफेक्ट्स नहीं है, एफिकेसी अच्छा है, आप अप्रूवल दे दीजिए। जब WHO को स्टैंप लग जाएगा, देन इट बिकम्स ग्लोबली वैलिड। अब किसी में कंट्री में ले जाइए, दिखाना है यस आई एम वैक्सीनेटेड बाय अ वैक्सीन व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यही है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। So WHO gives permission for global vaccination, पासपोर्ट जैसे हैं ट्रैवल करने के लिए, बिजनेस के लिए, बट मार्केट करने के लिए, लगाने के लिए WHO का अप्रूवल नहीं चाहिए। हमारा एक तरीके का ठप्पा है जो इंटरनेशनली चलता है। पर डॉक्टर समीर, मेरे पास 1 ही मिनट रह गया, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या यही वजह रही है कि भारत में करीब 85% जो वैक्सीन लगी है वो कोविशील्ड लगती नजर आई है? देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि कोविशील्ड की पहले भी शुरुआती दिनों से ही मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा चल रही थी, और अभी वैसे जो ये वाला WHO वाला इश्यू तो अभी पिछले कुछ महीने से ही आया है, तो एक इसका कारण ये भी है। हालांकि उस तरह से हेजिटेंसी नहीं देखी जा रही, बट जो डिमांड एंड सप्लाई की बात को ले ले तो उस तरह से हमारी जो सप्लाई कोविशील्ड की ज्यादा थी, अवेलेबिलिटी कोविशील्ड की, इसलिए ज्यादा कोविशील्ड लग रही थी। जी बिल्कुल, प्रोडक्शन कोविशील्ड का ज्यादा था, और अब जबकि कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका के नाम से दूसरे जगहों पर मान्यता प्राप्त है, तो उसे लगाने में जो बाहर जा रहे हैं लोग, उनके लिए वो बेहतर रहेगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि उम्मीद तो यही करते हैं कि टीकाकरण कार्यक्रम को बल मिले और इन दोनों वैक्सीन को जल्द ही WHO का अप्रूवल भी मिल जाए। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे कि कैसे कोरोना काल में युवाओं में दिल के दौरे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में मुंबई के अस्पतालों में हृदय रोगी 50% बढ़े हैं। बीते 1.5 सालों में रूटीन चेकअप रोकने वाले मरीज अब बुरे स्टेज में पहुंच रहे हैं, तो 30 से 40 साल के युवा हार्ट मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ रही है। वर्ल्ड हार्ट डे पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस को स्ट्रेस बॉल्स बांटे गए ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो और दिल की सेहत बनी रहे। दरअसल मुंबई के कई अस्पतालों में बीते करीब 2 महीनों में हार्ट के मरीजों की संख्या 50% बढ़ी है। गए 2 से 3 महीने से हमने ये देखा है कि रेगुलर जो फ्लो है हार्ट पेशेंट्स का, दोज पेशेंट्स हु आर कमिंग विद कंप्लेंट्स रिलेटेड टू हार्ट, उसमें करीबन 40 से 50% बढ़ोतरी हुई है। हमने ये भी देखा है कि काफी सारे पेशेंट्स जिनकी एज कम है, अराउंड 30s 40s में जो है, ये पेशेंट्स भी हार्ट कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट हुए हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द फर्स्ट कंपोनेंट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब लोग घर पे ही बैठ के काम कर रहे हैं
या ज़्यादा चलना फिरना नहीं है लोगों का, बाहर जाना नहीं है, एक्टिविटी करना नहीं है, जिनको दिल की बीमारियां ऑलरेडी है, वैसे पेशेंट्स हॉस्पिटल नहीं जा रहे, तो उससे क्या होता है कि जो रेगुलर चेकअप होना चाहिए पेशेंट्स का वो नहीं हो पा रहा है ऑन रूटीन बेसिस। पिछले 1.5 सालों में हृदय विकार संबंधित मरीजों की संख्या अस्पतालों में घट चुकी थी। इसका मुख्य कारण महामारी के डर की वजह से अस्पताल न आना हो सकता है, पर अभी हम कुछ महीनों से देख रहे हैं कि हृदय विकार संबंधित मरीजों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। मुंबई निवासी 42 साल के टैक्स कंसल्टेंट धीरेन्द्र सेवक को पहले हृदय से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं थी। अटैक के लक्षण आए तो इन्हें गैस की दिक्कत लगी, पर जांच में पता चला कि इनकी धमनियां 90% से ज्यादा ब्लॉक्ड हैं। उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की और एंजियोग्राफी करने पे उन्होंने ये बताया कि मेरे हार्ट में जो 2 आर्टरीज है उसमें एक में 100% ब्लॉकेज है और दूसरे में 93% ब्लॉकेज है। अब ये सारी चीज़ मुझे 42 साल की उम्र में हो गई। अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये जो सारा चीज़ हुआ है वो मेरी एक क्या बोलते हैं टिपिकल वर्किंग लाइफस्टाइल जो थी मेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो गया। समय पर जांच नहीं कराने और कोविड के खौफ के कारण 48 साल की हाजरा को भी हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। बहुत उलझन घबराहट होने लगती, घर में मन नहीं लगता, किसी को कुछ सुन लेती तो दिल धड़कने लगता, किसी का बुरा किसी की तबीयत खराब हो बहुत जल्दी, और कुछ खाती तो सांस फूलने लगती थी, पेट भर के खाना नहीं खा रही थी, तो कुछ ठंडा जैसे फ्रूट खा ली ठंडा या कुछ तो तकलीफ होने लगती थी। कोरोना की वजह से और हार्ट की आर्टरीज में क्लॉट आके हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। मैं कहूँगा जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ, इन लोगों को एक रूटीन चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 30 करना चाहिए, जिसमें ECG, 2D एको और ट्रेडमिल टेस्ट 3 मैं रिकमेंड करूँगा। ये टेस्ट यदि आपके ठीक होते हैं तो आप मोटे तौर पे निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन अगर इन टेस्ट में भी कोई गड़बड़ है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आगे वर्कअप करें, अपने डॉक्टर से मिलें और सलाह लें। कोविड के मामले कम होने पर भी लेट स्टेज में अस्पताल पहुंच रहे हार्ट मरीज एक्सपर्ट्स को चिंतित कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। बेंगलुरु का एक रेजिडेंशियल स्कूल कोरोना का क्लस्टर बन गया है। यहां पढ़ने वाले तकरीबन 500 छात्र छात्राओं में से 60 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्कूल 20 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है और अभिभावक बच्चों को घर ले जा रहे हैं। BBMP का पोस्टर साफ चेतावनी दे रहा है कि इस जगह से दूर रहें, क्योंकि ये एक कंटेनमेंट जोन है। कर्नाटक के अलावा सीमावर्ती तमिलनाडु से भी काफी छात्र छात्राएं इस रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने आते हैं। इनमें से 60 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सर, बच्चे यहाँ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, इसलिए स्कूल के कहने पर हम अपने बच्चों को वापस घर ले जा रहे हैं। इस स्कूल में तकरीबन 500 छात्र छात्राएं हैं। एक छात्रा बीमार पड़ी तो सबों की जांच हुई, शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों की भी। 60 में से 2 में लक्षण पाए गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाकी को वहीं क्वारंटीन कर दिया गया है। दूसरी छात्राएं घर लौट रही हैं। मैं बेंगलुरु वापस जा रही हूँ। 60 बच्चे यहाँ पर इन्फेक्टेड है। मैं 20 अक्टूबर को वापस लौट आऊंगी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 100% छात्रों के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दी है, 6ठी की क्लास भी। हाई स्कूल के साथ साथ मिडिल स्कूल को खोलने का फैसला सरकार ने हाल ही में लिया था और इसके फौरन बाद एक बड़ा क्लस्टर बन गया। ऐसे में अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले कई बार सोचेंगे और शायद सरकार को भी अपने फैसले पर दोबारा विचार करना होगा। बाहरी बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। तो आज हमारे कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि अपनी वैक्सीन के दोनों डोज जरूर लें और वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क जरूर पहनें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।